हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हैं। बात करेंगे आज के इस खास इम्पोर्टेंट सेशन में आपके जो पार्टनरशिप है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर लेखी। लगभग जो चीजें हैं वो अपन चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो नया साझेदार का प्रवेश है और साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर लेखे हैं वो लगभग सेम ही कंडीशन है, वो अप्लाई होती है। एक दो चीज है वो नई इसमें इंक्लूड की गई है, उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उनको भुगतान करने की कौन सी विधियां होती हैं, उसके रिलेटेड चर्चा की थी। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि भाई अगर साझेदारों के जीवन पर व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी या सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उस राशि का निपटारा है वो साझेदारों के मध्य कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में भी अपन ने पिछले सेशन में बात की थी। जिन साथियों ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि आपको जो वीडियो है उनके लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में आप लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट रहना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ताकि आप हर चीज से अपडेट रहें और लगातार आप अच्छी तैयारियों में जुटे रहें। ठीक है साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे एक और निवेदन रहेगा, जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपका टारगेट है RES गजेटेड ऑफिसर बनना आपको कॉमर्स में, जिसमें 340 पोस्टों के लिए क्या आया हुआ है, नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। और लगभग ये कहा जा रहा है कि 3000 प्लस पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति कार्मिक विभाग के लिए पास भेजी गई है। तो कुल मिलाकर अपने पास 340 पोस्टों कॉमर्स की है और 3000 पोस्टों में कितनी कॉमर्स के हिस्से में आती है वो बाद की बात होगी। लेकिन फिर भी अगर अपन चर्चा करें तो 28 कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट पर मुकाबला रहने वाला है ना, लगभग ये मान सकते हैं। वैसे तो ये 80 के आसपास है, लेकिन हमने जो आंकड़ा निकाला है कि तैयारी करने वाले लगभग बच्चे हैं वो इतने ही होते हैं, तो आप उन्हीं में से हो तो बढ़िया तैयारी आप करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब आज के सेशन में अपन बात करेंगे। पिछला जो सेशन था उसमें अपन ने बात की थी कि अगर आपने व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी करवा रखी है तो उसका भुगतान आपको किस तरीके से करना है, साथ में अगर आप उसे व्यापारिक व्यय मानते हो तो क्या ट्रीटमेंट करना है और पूंजीगत व्यय मानते हो तो क्या समायोजन आपको करने हैं, उस पर अपनी बात हुई थी। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी आपने ले रखी है ना। जो सभी साझेदार हैं जैसे A, B और C, इन तीनों पर आपने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले ली, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपने ले रखी है, जिसका प्रीमियम का भुगतान है वो फर्म करती है। अब वायदे में किसी की भी एक की डेथ हो जाती है तो वहां पर जो राशि प्राप्त होगी वो तीनों साझेदारों में कैसे बांटनी है उस पर अपन बातें करेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है कि फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसी के स्थान पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है वो ले ली जाती है। यानी अलग अलग पॉलिसी लेने के बजाय सभी साझेदारों पर एक पॉलिसी है वो फर्म द्वारा ले ली जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर जीवन बीमा पॉलिसी की पूरी राशि फर्म को प्राप्त हो जाती है। किसी भी, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी और आपकी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी में अंतर है कि व्यक्तिगत में तो क्या होता है कि भाई जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसी की राशि प्राप्त होती है और बाकी की जो साझेदार रिमेनिंग रह जाते हैं उनकी सिलेंडर वैल्यू है वो काउंट की जाती है। लेकिन अगर आपने जॉइंट जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उसमें क्या होता है, किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर जीवन बीमा पॉलिसी की पूरी राशि है वो फर्म को प्राप्त हो जाती है, जिसे सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। जो भी साझेदार है उनके मध्य लाभ विभाजन अनुपात में क्या होगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है,
अब इसकी लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, ये ध्यान रखना, किस में बांटेंगे, लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे, है ना। अब देखो इसकी कंडीशन कुछ होती है कि जो आपका आपने प्रीमियम चुकाया उस प्रीमियम को अगर आप व्यापारिक व्यय मानते हो, है ना, ट्रेड एक्सपेंसेस मानकर अगर लेखा करते हो तो क्या आपको प्रविष्टि करनी है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय अगर अपन मानते हैं तो नंबर 1 आता है प्रति वर्ष प्रीमियम चुकाने पर, प्रति वर्ष प्रीमियम चुकाने पर, यानी प्रति वर्ष लगभग अपन ये मानते हैं कि भाई जिस दिन चुकाया जाता है तो ये मान सकते हैं 31 मार्च को ये प्रीमियम चुकाया जाता है ना। तो प्रति वर्ष प्रीमियम चुकाने पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश या बैंक, अगर नगद दे रहे हैं तो कैश हो जाएगा और चेक से दे रहे हैं तो बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, प्रीमियम को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर जो प्रीमियम आप प्रति वर्ष चुका रहे हो उसे क्या करना है, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करना है। यानी कुल मिलाकर जो प्रीमियम आप चुका रहे हो वो व्यापार के लिए खर्चा होता है और इसीलिए इसे व्यापारिक व्यय माना गया। ठीक है, व्यापारिक व्यय मान के इसकी एंट्री करते हैं तो प्रत्येक वर्ष प्रीमियम चुकाएंगे और उसके बाद उस राशि को 31 मार्च को लाभ हानि खाते से उसको चार्ज किया जाएगा। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, दो प्रविष्टि होने के बाद तीसरी प्रविष्टि, ये दो प्रविष्टियां तो आपकी हर साल होगी, ये क्या होगी, आपकी प्रत्येक वर्ष होगी। क्या होगी, प्रत्येक वर्ष होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जब तक साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है या इसकी कुछ अवधि होती है। तो ये तो प्रत्येक वर्ष करना है। अब ये प्रविष्टि कब होगी, साझेदार की मृत्यु होने पर, पॉलिसी की राशि दे होने पर। यह प्रविष्टि होगी आपकी उस साझेदार की मृत्यु होने पर, है ना। कौन से साझेदार की, मान लो ए, बी या सी है, अब उसमें बी की मृत्यु हो रही है तो बी की मृत्यु होते ही क्या हो जाएगी, वो पॉलिसी की राशि ड्यू हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, साझेदार की मृत्यु के साथ ही ये ड्यू हो जाएगी और ड्यू होने के बाद ये प्राप्त होगी, है ना। तो पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी, है ना, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट या तो इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसे प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो राशि आपने प्राप्त की है उसे क्या करेंगे, सभी साझेदारों के मध्य बांट देंगे। तो बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। बीमा पॉलिसी की राशि है वो सभी साझेदारों में बांटेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल हो जाएगी। नोट में और दे रखा है, साझेदार की मृत्यु पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में कोई शेष है तो उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, है ना। साझेदार की मृत्यु होने पर इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई राशि शेष है तो उसे भी जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। ये आपका जो पार्टनरशिप रूल है वो ये कहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगी, जब फर्म ने साझेदारों पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है और किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये आपकी 5 प्रविष्टियां आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा कोई सवाल है वो एग्जाम में नहीं आने वाला कि भाई आपसे बड़ा क्वेश्चन कोई पूछे, लेकिन एंट्रियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि साझेदार की मृत्यु पर क्या प्रविष्टि होगी, है ना, पॉलिसी बांटने की क्या प्रविष्टि होगी, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो इस तरीके से बातें जरूर ये आपके लिए छोटी छोटी होंगी, लेकिन अपना कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन एग्जाम में हर एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो और चाहे वो हार्ड हो। कई बार क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी विद्यार्थी गलत कर देते हैं और इस वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये इजी क्वेश्चन है लेकिन अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आगे दूसरी कंडीशन कौन सी होती है कि आपका जो बीमा प्रीमियम है उसको अगर अपन विनियोग मानकर लेखा करते हैं, इन्वेस्टमेंट मानकर लेखा करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जीवन बीमा में
विनियोग का तत्व निहित होता है। विनियोग का तत्व क्यों निहित होता है कि आपने देखा होगा कि जितनी भी जो पॉलिसी करवाई जाती है, जिसको अपन जीवन बीमा कहते हैं, एलआईसी कहते हैं, पॉलिसी तो आजकल देखो अलग अलग होती है, जैसे वाहन बीमा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी जीवन बीमा है, एलआईसी कहते हैं, है ना। पर जीवन बीमा क्या है, विनियोग तत्व निहित है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अपन प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, अपन ने 20 साल तक जमा करवाए, तो 20 साल तक अपन ने 10,000 रुपए जमा करवाए, तो टोटल 2 लाख रुपए जमा हो गए। अब उसमें दोनों तत्व निहित होते हैं, एक तो मृत्यु पर और एक जीवित रहने पर। अगर मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी के द्वारा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा जो राशि निर्धारित की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट होता है ना, वो पेमेंट ज्यादा होता है। और दूसरी कंडीशन, अगर उस इंश्योरेंस धारक की अगर डेथ नहीं होती है तो वो राशि है वो ब्याज सहित वापस से मिलती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, विनियोग तत्व भी निहित होता है। जैसे मैं ये बात करूं कि भाई ए, बी और सी, इन्होंने इंश्योरेंस करवाई कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। अब 20 वर्ष में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, 20 वर्ष में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, तब भी ये राशि है, जितनी राशि वो इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में जमा करवा रहे हैं, वो राशि वापस ब्याज सहित मिलेगी। तो इसलिए इसमें विनियोग तत्व भी निहित है, जोखिम तत्व भी निहित है और विनियोग तत्व भी निहित होता है। अतः लेखापाल प्रीमियम के भुगतान को व्यापारिक खर्चा न मानकर इसे विनियोग भी मान सकते हैं, है ना। क्योंकि व्यापार का खर्चा तो क्या होता है कि भाई ऐसा खर्चा जो व्यापार के लिए अपन ने कर दिया, वो कर दिया, उसका कोई वापस रिटर्न नहीं होगा, उसका फायदा जरूर हो सकता है लेकिन रिटर्न होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अब इसमें दोनों कंडीशन है, अगर अपन व्यापारिक खर्चा मानते हैं तो वो प्रविष्टियां करनी है, और अगर अपन इसको व्यापारिक खर्च न मानकर विनियोग मानते हैं तो इसको अलग तरीके से अपने को ट्रीटमेंट करना होता है। तो प्रीमियम भुगतान करने पर प्रीमियम की राशि से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते, जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम की राशि, जो प्रीमियम अपन भुगतान करते हैं ना, उसमें अपने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तथा इसे चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन ने क्या माना है, विनियोग माना है, और विनियोग मानते ही ये हमारे लिए संपत्ति का काम करेगा, असेट्स का काम करेगा, इसलिए इसे चिट्ठे के असेट साइड में दिखाया जाता। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में संयुक्त पॉलिसी खाते का शेष है वो समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। जो आपकी जेएलपी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसका जो शेष है वो समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। तो वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बातें। बढ़े आगे, आगे देखें। अब देखो इसमें ये प्रविष्टियां होंगी, है ना। पहली प्रविष्टि में देखो, प्रतिवर्ष प्रीमियम चुकाने पर, जब अपन उसको व्यापारिक में मानते हैं तो अपन एंट्री करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू बैंक, लेकिन जो ही अपन ने इसको क्या मान लिया, विनियोग मान लिया, विनियोग मानते ही यहां पर जेएलपी आ जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक, है ना। विनियोग मानते ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको प्रतिवर्ष प्रीमियम को लाभ हानि खाते से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। जो आपने प्रीमियम चुकाया है उसे प्रतिवर्ष प्रीमियम को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, है ना। ये इसकी सेकंड प्रविष्टि हो जाएगी। और तीसरी प्रविष्टि, पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर, है ना, जब उस साझेदार की डेथ हो जाती है या बिना डेथ भी पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो प्राप्त होती है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये इसकी 3 नंबर की प्रविष्टि हो जाएगी। ये प्रविष्टियां है वो सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चन है वो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य ये है कि भाई हर चीज है वो आपके क्लियर हो, आपके पाठ्यक्रम में जो चीज दे रखी है उसको हर को क्लियर करवाएं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। ठीक है, तो पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी तो ये आपकी 3 नंबर प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर, जो ही आपने पॉलिसी की राशि प्राप्त की है उस पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर, ये आपकी पॉलिसी की राशि क्या हुई है, ये ड्यू हुई है, ये दे हुई है पॉलिसी की राशि दे, है ना।
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और ये प्राप्त होगी पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी। अब जो पॉलिसी की राशि आपने कैश या बैंक के माध्यम से आपने प्राप्त कर ली है, उसे क्या करेंगे, सभी साझेदारों के मध्य, उसमें अगर रिमेनिंग है तो रिमेनिंग हो जाएंगे, और अगर किसी साझेदार की डेथ नहीं हुई है तो सभी साझेदारों के मध्य बांटेंगे। बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर कैपिटल, यह आपके ऑल रेशियो में आपको ऑल पार्टनर में बांट देना। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये प्रविष्टियां आपकी 5 प्रविष्टियां कब होगी, जब अपन प्रीमियम को विनियोग मान के प्रविष्टियां करते हैं। तो दोनों आप परिस्थितियां समझ गए होंगे। जो भी प्रीमियम चुकाया जाता है उसको एक तो अपन व्यापारिक खर्चा मान सकते हैं और एक अपन विनियोग मान सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन है वो आपके लिए अप्लाई है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है, कई बार कि बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाता है और उतनी ही राशि से संचय का निर्माण भी किया जाता है। यानी आपने उसको विनियोग भी मान लिया और उतनी ही राशि से आपने संचय का निर्माण भी कर दिया। वो संचय जो व्यापार को विकट परिस्थितियों में बचाता। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि भाई व्यापार है वो हानि में चल रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो संचय है वो आधारभूत माना जाता है और उसका प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें चिट्ठे में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता विनियोग के रूप में समर्पण मूल्य पर दर्शाया जाता है ना। चिट्ठे में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता है वो विनियोग के रूप में समर्पण मूल्य पर दर्शाया जाता है। अतः जो रूढ़िवादिता की परंपरा है उसकी अनुपालना में जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता निर्माण प्रतिवर्ष लाभ हानि नियोजन खाते से किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि भाई बीमा पॉलिसी संचय खाता निर्माण प्रतिवर्ष लाभ हानि नियोजन खाते से किस अवधारणा या परंपरा के कारण किया जाता है, तो वो होती है आपकी रूढ़िवादिता की जो परंपरा है, अवधारणा है, उसके अनुसार जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है उसका निर्माण है वो प्रत्येक लाभ हानि नियोजन खाते यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको किया जाता है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर अब क्लियर हो गई होगी। अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जरूर बारीकी से आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी तक आपने इस मैटर को जो आपका पाठ्यक्रम में है इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो जरूर आप उसको रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करोगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, हो गई बात यहां तक। लाभ हानि नियोजन खाते से किया जाता है। आगे देखिए, अब देखो इसकी प्रविष्टियां लगभग वही होती है कि प्रति वर्ष प्रीमियम चुकाने पर पहली प्रविष्टि वही रहेगी, कौन सी, विनियोग वाली, व्यापारिक खर्चे वाली नहीं, विनियोग वाली। तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक, पहली प्रविष्टि वही होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक। दूसरी कि प्रति वर्ष संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय का निर्माण करने पर, है ना, प्रति वर्ष अपन क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तीसरी प्रविष्टि संचय खाते का शेष समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी खाते के अंतर से। संचय खाते का शेष है वो समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी खाते के अंतर से। तो आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसकी तीसरी प्रविष्टि हो जाएगी। पहली प्रविष्टि वही रहेगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू बैंक। दूसरी प्रति वर्ष संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय का निर्माण करेंगे, किससे, P&L एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ठीक है, ये निर्माण होने के बाद जो संचय खाते का शेष है उसे समर्पण करने पर, है ना, समर्पण मूल्य पर उसे पॉलिसी खाते में ट्रांसफर करेंगे।
यानी जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो आपने संचय किया है उसे जेएलपी में ट्रांसफर करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, और अगर संयुक्त सीधी बनती है तो सीधी ये भी बनती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लेकिन आपको क्या करना है, हर पॉइंट को आराम से समझना ताकि हर चीज है वो आपके दिमाग में फीड हो। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। चौथी बात क्या है कि पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर, चाहे पॉलिसी की अवधि पूरी हो गई या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, दोनों ही कंडीशन में प्राप्त होने पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू, ये प्राप्त ड्यू होने पर, देय होने पर, ठीक है, पॉलिसी की राशि देय होने पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और फिर पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये प्रविष्टियां आपकी और हो जाएंगी कब, जब आप संचय को ट्रांसफर कर देते हो, उसके बाद आपकी पॉलिसी ड्यू होगी। पॉलिसी ये प्रविष्टियां हर साल नहीं होगी, ये प्रविष्टियां उसी साल होगी जिस साल साझेदार की या तो मृत्यु हो जाती है या साझेदार है उसकी जो परिपक्वता अवधि है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय ये दोनों प्रविष्टियां हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये प्रविष्टि होगी कौन सी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को बंद करने पर। जो आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट खोला है उसको वापस बंद करेंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट या टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ये बंद करने के बाद जो राशि आपने प्राप्त की है ना, उसको साझेदारों के मध्य बांट देंगे। तो बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। तो इसमें आपकी जब कंबाइंड रूप से अपन मानते हैं विनियोग, यानी विनियोग को और फिर उतनी राशि संचय का निर्माण करते हैं, तो उसमें ये आपकी 7 प्रविष्टियां है वो आपको करनी होती है। ठीक है, 7 प्रविष्टियां कर दोगे। अब करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। यहां तक जितनी भी बात थी वो कब थी कि भाई 31 मार्च को सारे काम होते हैं, है ना, 31 मार्च को सारे काम है वो होते हैं, 31 मार्च को सारे काम होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण भी बीच में होता है, और मृत्यु तो भाई कहते हैं अनिश्चित है, वो तो कभी भी हो सकती है ना। तो अगर मध्य वर्ष के मध्य में होता है तो अपने को क्या क्या समायोजन करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 देखो, वेतन, बोनस, कमीशन और फीस आदि की विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्त या मृत्यु की तिथि तक का वेतन, बोनस आदि की राशि उसके पूंजी या चालू खाते में जमा कर दी जाती है। कुल मिलाकर इसमें क्या होता है, पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उससे तुलना करते हुए अब वो कितने महीने के लिए उस फर्म में रहा। जैसे मान लो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और उसकी डेथ है वो 30 जून को हो गई, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने हो गए, है ना। 15 जुलाई को हो गई तो 3.5 महीने हो गए। यानी जितने अवधि के लिए रहेगा उसकी तुलना पहले क्या करेंगे, पिछले वर्ष का जो भी आपका वेतन, बोनस, कमीशन, फीस होगा उसके आधार पर पहले तो उन्हें उस अनुपात में बांटेंगे और फिर उस अवधि में उसके मध्य बांटा जाएगा और उसके पूंजी खाते और चालू खाते में जमा कर दी जाएगी। दूसरा, पूंजी पर ब्याज विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक पूंजी पर ब्याज उसके पूंजी या चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यह क्रेडिट करते हैं, है ना, तो ये उसके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आहरण और उस पर ब्याज विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति या मृत्यु तक के आहरण और उन पर ब्याज यदि कोई हो तो पूंजी या चालू खाते में डेबिट किया जाएगा। वेतन, बोनस, कमीशन, फीस और पूंजी पर ब्याज है यह आपका क्रेडिट होगा। आहरण और आहरण पर ब्याज है वो आपका डेबिट है, वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब साझेदार की मृत्यु है वो कब होती है, वर्ष के मध्य में, वर्ष के मध्य में होती है, तब ये आपको कुछ कंडीशन है वो अप्लाई करनी होती है। ठीक है, इसके बाद कि भाई अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के अंतिम भुगतान का निस्तारण न करने पर लेखांकन।
अवकाश ग्रहण या मृतक साझेदार के अंतिम भुगतान का निस्तारण न करने पर लेखांकन, है ना। अब इसमें क्या होता है, फर्म में किसी साझेदार सेवानिवृत्ति होने पर उसे देय राशि का अंतिम निस्तारण न होने पर भी साझेदार व्यापार चालू रखते हैं, है ना। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिस साझेदार की मृत्यु हो गई या जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर लिया उसके अंतिम जो राशि है उसका निस्तारण नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में उसका निस्तारण जब तक नहीं हो उन्हें व्यापार में चालू रखते हैं। तो भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 की जो धारा 37 है, ये एक महत्वपूर्ण धारा है। धारा 37 के प्रावधान के अनुसार होने वाले साझेदार को 2 विकल्प दिए जाते हैं, है ना भाई। धारा 37 है, उसमें साझेदार को 2 विकल्प दिए जाएंगे, क्योंकि अंतिम निस्तारण का तो अभी भुगतान हुआ नहीं और जब तक होगा तो उसको 2 विकल्प दे दिए कि भाई दोनों में से आप कोई भी एक विकल्प अपना लो। पहला, वह अंतिम भुगतान प्राप्त करने तक की अवधि का बकाया रकम पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करेगा, है ना। अंतिम भुगतान प्राप्त करने की तक यानी जिस दिन वो भुगतान प्राप्त करेगा उस अवधि पर जो बकाया रकम है उस पर उसे 6% की दर से ब्याज प्राप्त करेगा। और सेकंड, उस अवधि में अर्जित लाभ में निवृत्ति की तिथि से पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे। दोनों में जो भी अधिक लाभदायक हो उसको अपना ले। या तो वो क्या करे कि अंतिम जो भुगतान की राशि है वो जिस समय प्राप्त करेगा उस पर वो 6% ब्याज ले ले, या उस अवधि में जो लाभ अर्जित किया जा रहा है उसे पूंजी अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर ले। उसके लिए जो फायदेमंद होगा उसको वो अपना सकता है। कौन सा, जो साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने ये बात कर ली है। और ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 होता है आपकी बुक्स में कि साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर लेखे, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमने जो थ्योरेटिकल तो सारी चीज पढ़ ली, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर चीजें होती है थ्योरेटिकल होती है, लेकिन इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। आपसे वो नया अनुपात पूछ ले, फायदे का अनुपात पूछ ले, है ना। तो यहाँ से आपको इसके अलावा ख्याति का समायोजन पूछ ले, जनरल रिजर्व है उनके बारे में पूछ ले, है ना। तो प्रश्न है वो जरूर यहाँ से बन रहे हैं, खूब सारे बन रहे हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावना 3 या 4 क्वेश्चन है वो पूरी पार्टनरशिप में से बनते हैं। तो इसमें से भी मानते तो 1 क्वेश्चन है वो बन सकता है, लेकिन अपने लिए तो 1 क्वेश्चन भी खास और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं, इसके अलावा आप जूनियर अकाउंटेंट है, यूजीसी नेट के एग्जाम है, आप केवीएस में है, नवोदय विद्यालय में है, यानी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड और अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई भी भर्ती है उसमें आपका ये टॉपिक बड़ा ही कारगर और फायदेमंद साबित होता है। तो अपने को क्या करना है, पूरा ध्यान पूर्वक है इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आज के सेशन में इतना ही, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आज के सेशन को साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। तब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।